हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर एसपी वैद। डॉक्टर वैद, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वैद, आपको भी ज्ञात होगा कि जो 1999 में इंडियन एयरलाइंस का जो विमान था IC-814, जिसकी हाईजैकिंग की थी पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, और जो पूरा फिर प्रकरण हुआ था, अब उस पर एक वेब सीरीज बनी है नेटफ्लिक्स पर। उसको लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल कई लोगों ने जो ये वेब सीरीज देखी है उनका कहना है कि इसमें जो हाईजैकर्स हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, केवल उनके कोड नेम्स ही दिखाए गए हैं, शंकर, बर्गर और भोला, जबकि उनके जो वास्तविक नाम हैं वो दिखाए नहीं गए हैं। और पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI, उसके रोल के बारे में भी नहीं बताया गया है कि किस प्रकार वो षड्यंत्र में शामिल थे। इसको लेकर जो सोशल मीडिया पर लगातार विवाद चल रहा है, लोग जो हैं काफी आहत हैं, लोग इसके खिलाफ बात भी कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो वेब सीरीज पर जो विवाद है, क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। अगर आप किसी इंसिडेंट पे एपिसोड बना रहे हो, कोशिश करनी चाहिए जितना सही हो दिखाना चाहिए। और सारी दुनिया जानती है कि हाईजैकिंग ISI बैक्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने किया था ये। और उनके एक्चुअल नाम बताने में और किसने ये प्लानिंग की थी वो दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? समथिंग इज बेसिकली रॉन्ग विद बॉलीवुड। इसीलिए मैं देख रहा था ट्रेंड बाइकॉट दिस दिस वेब सीरीज। तो बॉलीवुड हमेशा टेररिस्टों को, पाकिस्तान को, उनकी ISI एजेंसी को हमेशा दिखाता है कि वो बहुत दूध के दूल्हे हैं और जो भी खराबी है वो हिंदुस्तान में है। ये वो दिखाएंगे हमेशा क्रिमिनल, कोई कोई मंदिर का पुजारी होगा उसको दिखाएंगे रेपिस्ट। बहुत समथिंग इज बेसिकली रॉन्ग विद देयर मेंटालिटी। और अगर आप वेब सीरीज बना रहे हैं आपको IC-814 पे, तो उसके फैक्ट्स पे चलिए ना। और इसीलिए मुझे लगता है INB मिनिस्ट्री ने जो इसका मेकर है, आई थिंक अनुभव सिन्हा, नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट हेड है उनको समन किया था जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने, वो पेश भी हुए हैं और उन्हें आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा और जो कंटेंट है उसको रिव्यू भी किया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। नहीं, भविष्य में नहीं, इसको ही रिव्यू करना चाहिए। एंड आई थिंक INB मिनिस्ट्री मस्ट इंसिस्ट ये इसको रिव्यू करना चाहिए। और कल को आज से 10-20 साल के बाद जो बच्चे देखेंगे वो समझेंगे इनको इसको लेने वाले, जो हाईजैकिंग करने वाले हैं वो इंडिया के थे और हिंदू थे। ये गलत बात है। इस पर कई लोगों ने ये भी आपत्ति जताई है कि जो ये आतंकवादी थे जिन्होंने ये हाईजैकिंग की, उनको बड़े ही मानवीय तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, इस वेब सीरीज में ह्यूमनली पोर्ट्रे किया गया है, जिस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि ये खूंखार आतंकवादी थे। इसमें जो एक हमारे भारतीय जो पैसेंजर थे रूपन कटियाल, कितनी बेरहमी के साथ उनकी हत्या की गई थी विमान के अंदर। तो ऐसे खूंखार आतंकवादियों को बड़े ही मानवीय तरीके से दिखाना, लोगों ने इस पर भी आपत्ति जताई है। बिल्कुल, आपत्ति बिल्कुल जायज है। और ये मैं कह रहा हूँ ना, बॉलीवुड और ये वेब सीरीज बनाने वालों को कुछ बेसिकली कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए आज इनको उर्दू वुड बोलते हैं। कोई इज्जत से इनका नाम नहीं लेता। इनको रियलाइज करना चाहिए इनकी फिल्में क्यों बाइकआउट हो रही हैं। आप देखिए आज सदर्न फिल्म इंडस्ट्री करोड़ों रुपया कमा रही है। वो फिल्में तेलुगु हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, मलयालम हो, उन फिल्मों में भारत की संस्कृति को प्रोजेक्ट किया जाता है, इसको अच्छी तरह हाईलाइट किया जाता है। और उनको इसीलिए जो रिस्पांस मिल रहा है पूरी भारत की जनता से वो अमेजिंग है। वो बहुत पॉपुलर हो रही है उनकी फिल्म्स, उनकी वेब सीरीज। जबकि ये जो बॉलीवुड वाले हैं, ये जो भी बना रहे हैं, दे आर लूजिंग पीपल सपोर्ट। और लोग अगर यही ट्रेंड रहा तो बॉलीवुड बर्बाद हो जाएगा। आई होप दे हैव कॉमन सेंस टू रियलाइज पीपल सेंटिमेंट। और इस तरह से मिस रिप्रेजेंट करना, भोला, शंकर, टेररिस्टों को दिखाना जो भगवान शंकर के नाम है। और इस तरह से अगर टेररिस्टों ने ऐसे कोड नेम रखे भी थे तो आप ओरिजिनल दिखाइए ना पहले कि उनका असली नाम क्या है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? व्हाई डू यू वांट टू सेंड ए रॉन्ग मैसेज टू द पब्लिक? तो इन
को मैं समझता हूं आईएनबी मिनिस्ट्री मस्ट स्ट्रिक्टली टेल देम टू चेंज द स्क्रिप्ट और वो दिखाइए जो हकीकत है। हम नहीं कहते कि झूठ दिखाइए, लेकिन जो सच है वो दिखाइए। लेकिन डॉक्टर एसपी वैद, इसमें एक तरक जो है ये भी आता है उनकी तरफ से, जो कि इस वेब सीरीज को डिफेंड कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक फिल्म मेकर जो होता है उसकी एक क्रिएटिव लिबर्टी होती है, और कोई भी अगर सत्य घटना पर कोई वेब सीरीज या फिल्म बन रही होती है वो बिल्कुल 100% वो नहीं हो सकती है, उसमें क्रिएटिव लिबर्टी ली जाती है। उस पर आप क्या कहें? क्रिएटिव लिबर्टी एक ही तरफ की होगी क्या? क्रिएटिव लिबर्टी सिर्फ एक ही तरफ होती है। आप क्रिएटिव लिबर्टी दूसरी तरफ दिखाइए ना, फिर मैं मानूं। तब तुम्हारी नीचे फट क्यों जाती है? क्रिएटिव लिबर्टी एक ही तरफ की क्यों दिखानी है? तो आई थिंक सच सीरीज शुड बी बाइकॉटेड, और इनको तो पहले सर्टिफिकेशन ही नहीं मिलनी चाहिए, और गवर्नमेंट शुड पुट इट्स फुट डाउन। डॉक्टर एसपी वैद, जिस प्रकार से जो ये हाईजैकिंग हुई थी 1999 में IC-814 विमान की, उस समय क्या लगता है आपको कि इंटेलिजेंस की विफलता रही थी? क्योंकि बार बार ऐसे इनपुट्स आ रहे थे कि विमान हाईजैक हो सकता है, जो बात सामने आ रही है। और साथ ही में क्या लगता है आपको कि सरकार ने उस समय, जो तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने ठीक तरह से इस क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पाए वो? देखिए, मैं नहीं समझता कि इंटेलिजेंस फेलियर था, क्योंकि ये दूसरे कंट्री नेपाल से हाईजैकिंग हुई, आपके कंट्री से तो नहीं हुई। इसलिए अगर आपके पास एडवांस इंटेलिजेंस भी होती, आप नेपाल को अलर्ट भी करते, तो नेपाल उस वक्त किसके ग्रिप में है सभी जानते हैं। तो आई डोंट थिंक यू कुड हैव डन एनीथिंग मच अबाउट इट। हाँ, हाईजैकिंग हुई, उसके बाद इसने रिफ्यूलिंग के लिए लैंड किया अमृतसर में। मेरा स्ट्रांग ओपिनियन है कि जो हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, जो आई थिंक उसको उस वक्त के कैबिनेट सेक्रेटरी हैंड करते थे, और उसमें जो भी हैं, जो भी बहुत सारे ऑफिसर्स, जो भी टॉप ब्यूरोक्रेसी होती है इंडिया की, उनका रिएक्शन वाज वेरी स्लो। सिंपल थिंग जो वहां उस वक्त करने की जरूरत थी, ब्लॉक द रनवे ऑफ अमृतसर एयरपोर्ट। अगर वो छोटा सा ये काम था कि उस वक्त या तो वो जो लोकल ऑफिसर थे वहां पर अमृतसर में, दे शुड हैव डन इट विदाउट वेटिंग फॉर द ऑर्डर्स। कई लोगों का ये तर्क आता है कि जो टायर्स हैं विमान के, उस पर अगर शार्प शूटर या स्नाइपर शूटर के जरिए फायर किया जाता तो विमान वहां से उड़ ही नहीं पाता, और एक बार अमृतसर से विमान चला गया तो फिर हमारे हाथ से जो पूरा खेल है वो निकल गया। ठीक, ये भी व्यू पॉइंट है। टायरों पर गोली मार दी, लेकिन उसमें एक एप्रीहेंशन ये रहती थी कि जब आप गोली मारोगे, जो अंदर टेररिस्ट हैं वो आपके सिविलियंस को भी मार देंगे। हाँ, उससे ज्यादा इसमें उनको पता चल जाता है जब गोली चलती। उससे सिंपल तरीका था, ब्लॉक द रनवे, और इनको पता भी नहीं चलना था। अगर ब्लॉक किया होता तो जहाज उड़ नहीं सकता, और अगर वो जहाज अमृतसर एयरपोर्ट से टेक ऑफ नहीं करता और कंधार नहीं जाता, द होल सिनेरियो वुड हैव बीन डिफरेंट। तो आई थिंक द क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, जिसको ये डिसीजन लेना चाहिए था, दे वर स्लो इन देयर रिएक्शन। और जब तक वो ये सारा मिलते और ये सारा डिसाइड करते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। या जो लोकल ऑफिसर थे वहां अमृतसर में, they should have taken the risk in the national interest, not waiting for crisis management group to respond, on their own decision ले लेते और इसको ब्लॉक कर देते, कुछ भी नहीं होता। मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं फैसला लेने में देरी हुई, विफलता हुई? That is typical of Indian bureaucracy, and I would blame them only, because ये सारा उनकी नालायकी की वजह से हुआ, और I think they need, or they owe an explanation to the nation. अच्छा डॉक्टर एसपी वैद, उस समय जो फिर वार्ता हुई आतंकवादियों के साथ, जो निगोशिएशंस चली, बाद में इसी चीज पर जो है सहमति बनी कि जो 3 खूंखार आतंकवादी हमारी जेलों में यहाँ बंद थे, मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक ये लटरम, और साथ ही में उमर शेख, इन तीनों को छोड़ दिया गया। और जो सबसे खूंखार इनमें आतंकवादी था मौलाना मसूद अजहर, जो कि यहाँ जम्मू की ही कोट बलवाल जेल में उस समय बंद था। डॉक्टर एसपी वैद,
क्योंकि आप उस समय तत्कालीन एसएसपी थे जम्मू के, अगर डीआईजी थे जम्मू के, कई बार मौलाना मसूद अजहर ने षड्यंत्र रचा था जेल से भागने का, एक बार तो टनल भी खोदी गई थी। तो अगर ऐसे इनपुट्स थे कि इसको जेल से भगाने का कोई प्लान बन रहा है, षड्यंत्र बन रहा है, तो उस पर वर्कआउट किया गया, क्या उस पर हुआ, आप जरा बताइए। देखिए, ये तीनों जो टेररिस्ट थे, तीनों खूंखार टेररिस्ट थे। और सबसे ऊपर तो मौलाना अजहर मसूद था जो कोट बलवाल जेल में था। उमर शेख ऑल्सो वेरी डेंजरस, एंड मुशार लकटरम आप जानते हैं डाउनटाउन का श्रीनगर का बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट था। अजहर मसूद चूंकि यहाँ था, उसको बचाने के लिए बहुत सारे कोशिशें हुई। एक बार 7 टेररिस्ट का ग्रुप कानाचक के इलाके से इन्फिल्ट्रेट हुआ विद द इंटेंशन टू अटैक कोट बलवाल जेल और इसको छुड़ाने के लिए, इसके साथ बाकी जो लोग थे। और हाईली प्रोटेक्टेड जेल है ये, लेकिन हमें उसकी इंफॉर्मेशन पहले मिल गई बिफोर दे कुड रीच द जेल, और हमने सातों के सातों टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज कर दिया इससे पहले कि वो कोटवाल जेल पहुंचते। इसी तरह टनल निकालने की कोशिश की। तो जैसे आप कह रहे हैं, बहुत सारी कोशिशें हुई हैं, क्योंकि इसको आईएसआई वाज डेस्परेट टू गेट हिम बैक टू पाकिस्तान। तो फिर अगर ये सब कुछ हो रहा था, तो आपको क्या लगता है केंद्रीय स्तर पर, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, कि इसको यहां से निकाल लेते, कहीं और किसी जेल में ले जाते, पूरा उसको सीक्रेसी रखा जाता, ये सब क्यों नहीं हुआ? आई डोंट नो, ये डिसीजन होना चाहिए था और उसको कोट बलवाल में रखा गया। पहले तो ऐसे खूनखार टेररिस्ट को जिंदा पकड़ना ही नहीं चाहिए। मेरा तो व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। और मैं इसी पर आता हूं डॉक्टर एसपी वैद, क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा कि उस समय आप जम्मू के तब के तत्कालीन डीआईजी थे, जब सरकार ने ये फैसला ले लिया कि इन 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना है, क्योंकि फिर सरकार का जब आदेश आता है, वो तो आपको भी आया होगा कि यहाँ जम्मू की कोट बलवाल जेल में ये जो खूंखार आतंकवादी है मौलाना मसूद अजहर, इसको छोड़ना है। और चूंकि आप डीआईजी थे, आपको स्वयं भी वहां जाना था, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? क्योंकि एक पुलिस अफसर के नाते, क्योंकि आपने कश्मीर घाटी में भी आतंकवाद से जंग लड़ी है, मन में क्या चल रहा था आप? बहुत बुरा। मुझे मालूम था कि ये बाहर निकलेगा, ये हजारों को मारेगा। और ये मैंने बात अपने उस वक्त के जो सीनियर लोग थे उनको कहा कि इसको छोड़ना मीन्स हजारों की मौत, और वही हुआ। इसने जाकर जैश मोहम्मद बनाई, उस जैश मोहम्मद ने संसद पर अटैक किया, और उस तरह के बहुत सारे, हमारी असेंबली पर अटैक किया, बहुत सारे सुइसाइडल अटैक मिशन इसने लॉन्च किए, और कितने लोगों की जानें गई इसमें। वो ऐसा टेररिस्ट छोड़ना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चूक थी। लेकिन जिस तरह का उस वक्त माहौल था, गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया गया। जो लोग हाईजैक्ड प्लेन में थे, उनके रिश्तेदारों ने पूरे कंट्री में बवाल मचाया, और आपके मीडिया साथियों ने उसको बार बार हाईलाइट किया, दुनिया को दिखाया। आपको क्या लगता है डॉक्टर वैद, जो उस समय सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने जो फैसला लिया, क्या वो सही था या गलत था? क्योंकि उसमें जैसे आपने कहा कि दबाव भी पड़ रहा था सरकार पे कि वो किसी तरह निगोशिएट करके जो यात्री हैं उनको वापस छुड़ा लें। क्या लगता है आप? देखो, अभी कहना बहुत आसान है। मैं आज आप मेरे से पूछोगे तो जिस तरह इसराइल कंप्रोमाइज नहीं करता है हाईजैकर से, आइडियली तो वैसा होना चाहिए। लेकिन क्या आपके लोग आपके साथ हैं? अगर आपके लोगों के जो जिनके रिश्तेदार वहां थे, अगर वो इतना बवाल मचा रहे थे, और सरकार जो आपकी अपोजिशन पार्टीज थी, जो बाकी थे, सरकार को इतना प्रेशर पे लाया, और अल्टीमेटली वो कंधार में चला गया। क्या लगता है देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी? बहुत बड़ी कीमत। मैं कहता हूं देश के लिए इससे लोएस्ट एब नहीं हो सकता। सबसे शर्मनाक घड़ी थी वो भारत की। आज भारत ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत अगर आज ही सिचुएशन हो, भारत वहां जाके अटैक करेगा। लेकिन उस वक्त
किन परिस्थितियों में ऐसा फैसला नहीं लिया गया, मैं बहुत जूनियर ऑफिसर हूं, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझता हूं इजराइल जैसा रिस्पांस होना चाहिए था उस वक्त। अच्छा डॉक्टर एसपी वैद, जैसे कि मैंने कहा कि जब केंद्र सरकार से आदेश आ गया कि ये जो तीनों खूंखार आतंकवादी हैं इनको जेल से छुड़ाना है और उनको अफगानिस्तान कंधार पहुंचाना है, क्योंकि आप तब तत्कालीन डीआईजी थे यहाँ जम्मू के, तो आप स्वयं जेल गए थे, पूरा उस प्रकरण के बारे में बताइए कि क्या हुआ था। मुझे बुलाया गया पुलिस हेडक्वार्टर में और उस वक्त के पुलिस चीफ ने कहा कि आपके लिए एक बहुत जिम्मेवारी का काम है। मैंने कहा आदेश करिए। उन्होंने कहा आप जाइए कोट बलवाल जेल में, इस तरह से ये अजहर मसूद है वहाँ, उसको निकालना है, उसको अपने कस्टडी में लेना है, उसके बाद सुरक्षित लेकर उसको टेक्निकल एयरपोर्ट में स्पेशल प्लेन दिल्ली से आ रहा है, उधर जाके उसको हैंड ओवर करना है और वहाँ सीनियर ऑफिसर को दिल्ली से आ रहे हैं उनको हवाले करना है, वो जो मैंने किया। जब आप जेल गए तो वहां पर क्या बातचीत हुई? कोई खास बात नहीं हुई। मैंने सुपरिटेंडेंट को कहा दीज आर दी ऑर्डर्स, आप इसको लेके आइए। उन्होंने लाया और ये रेसिस्ट कर रहा था मुंह ढकने के लिए, लेकिन मैंने इसको हड़काया और कांस्टेबल्स को जब इंस्ट्रक्शन दी कि इसको जल्दी से मंकी कैप बनाइए, मुंह ढकिए, इसका दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर मीडिया, जो कोट बलवाल जेल के बाद बहुत लाइन लगी थी मीडिया की, दुनिया भर का मीडिया था और वो पूरा मुझे 15-20 किलोमीटर टेक्निकल एयरपोर्ट तक फॉलो करते रहे, तो इसका चेहरा नहीं दिखना चाहिए था, वो मैंने इंश्योर किया। तो इसने रेसिस्ट किया था लेकिन हमने माना नहीं और इसको जबरदस्ती मुर्गा बनाकर डाला। बातचीत क्या हुई, क्या बॉडी लैंग्वेज क्या थी? अरे बहुत शातिर टेररिस्ट है, आप आंखें दिखाता था, लेकिन हम ऐसी जो फीकी भभकियां उनको मारने वाले हैं नहीं, उसको उधर ही जो भी हड़काना था हड़काया और हाथ बंद किए, अब मुंह पे वो डाला और इसको जिप्सी के पीछे डाल दिया। लेकिन डॉक्टर एसपी वैद, चूंकि आप वो अफसर हैं जिन्होंने आतंकवादियों से मुकाबला किया है कश्मीर घाटी में, ये तो उस समय आपके मनोस्थिति क्या थी? आपको तो खून खोल रहा होगा कि एक ऐसा खूंखार आतंक। बिल्कुल, सिर्फ ये मैं कह रहा हूँ ना, ये इससे एम्बैरेसिंग सिचुएशन कंट्री अब एक आदमी की जिंदगी में नहीं हो सकती। फॉर एनी पुलिस ऑफिसर, नॉट ओनली मी, एनी पुलिस ऑफिसर और सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल, जिनको मालूम है कि कितनी कुर्बानियों के बाद इतने खूंखार टेररिस्ट पकड़े जाते हैं या हमारे, वो 100 के बराबर है। तो ऐसे आदमी को जो इतना रेडिकलाइज्ड है, वो हजारों की मौत के लिए जिम्मेवार बनेगा। तो ऐसे आदमी को छोड़ना तो बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ देश के लिए सबसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। और हर फोर्स के और सिक्योरिटी फोर्स के या पुलिस के जो ऑफिसर्स थे जो इस जंग में जूझे हुए हैं, उनके लिए बहुत दुखदायी का ये इंसिडेंट था। डॉक्टर एसपी वैद, चूंकि उस समय आदेश थे ऐसे सरकार के कि उसको छोड़ना है, लेकिन आपका मन क्या कहता था? अगर आपके मन पर छोड़ देते उस समय, अगर आप अपने मन की आवाज सुनते? गला दबा दो, इसको, ऐसे आदमी को जाने नहीं देना चाहिए था। बहुत बहुत मतलब आपके मन में ये थॉट आया, ये ख्याल आया कि इसको जाने नहीं दूं मैं? बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। ये देश के बाहर गया तो ये बर्बादी करेगा और वही हुआ। तो आपके मन में ये थॉट चल रहा था कि आप इसको मार देंगे? किसी के भी मन में ऐसा आएगा जो इस लड़ाई में है। लेकिन उस समय चूंकि आदेश सरकार का ऐसा था, तो आप कहीं ना कहीं अपने दायित्व और उसमें फंसे हुए थे। हाँ, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी। किसी पल में ऐसा थॉट आया कि नहीं, आप कोई परवाह नहीं करते आदेश की, आप इसको मार देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एज ए सीनियर पुलिस ऑफिसर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को मानना ड्यूटी बाउंड है और वो आदेश
इलेक्टेड गवर्नमेंट का लीगलाइज्ड ऑर्डर था। लेकिन ये विचार भी आपके मन में आया कि इसको जाने नहीं देना, आपको लगा कि काश मेरे तक होता तो मैं इसको मार देता? वो कोई भी पुलिस अफसर, कोई भी फोर्स का आदमी यही सोचता। जब आपने टेक्निकल एयरपोर्ट पर उस आतंकवादी को वहां छोड़ा, फिर मनोदशा क्या थी? क्योंकि इतने दिन तक ये पूरा प्रकरण चलता रहा, तो आपकी मनोस्थिति क्या थी फिर? क्योंकि आपने जैसा कहा कि काफी कठिन होता है किसी बहादुर पुलिस अफसर के लिए ये सब देखना। बहुत डिफिकल्ट होता है, और खैर वो हैंड ओवर कर दिया गया उन जो आए थे उनके हवाले, और फिर उसको लेकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रिपोर्टली कंधार गए इनको लेके, और वो उसको तीनों को एक्सचेंज किया वहाँ, और जो वहाँ हाईजैक प्लेन था उसको लाया। डॉक्टर एसपी वैद, मुझे एक चीज बताइए कि जो उस समय जैसे कि आपने कहा कि हमारे मंत्री जसवंत सिंह जी कंधार गए, क्या वो फैसला सही था कि उनको जाना चाहिए था वहाँ? आई थिंक मैं जैसे पहले कह चुका हूँ, भारत के लिए इट वाज मोस्ट एम्बेरसिंग सिचुएशन, और मैं नहीं चाहता, भगवान करे मेरे देश को ऐसा दोबारा देखना पड़े, ऐसी घड़ी। उस पूरे देश की गर्दन झुक गई। जो भारत आज एक सुपर पावर बनने वाला है, उस बनने के रास्ते में, तो ऐसे देश के लिए इस तरह से घुटने टेक कर टेररिस्ट, खूंखार टेररिस्टों को हैंड ओवर करना, और फिर मंत्री को वहां जाना, मंत्री उनको एस्कॉर्ट करें, मैं समझता हूँ भारत के लिए सबसे एम्बेरसिंग मोमेंट था वो। चूंकि आप उस समय तत्कालीन डीआईजी थे यहाँ जम्मू में, तो मुझे एक चीज बताइए कि चूंकि आपकी अलग अलग पुलिस अफसरों से भी बात होती होगी, मोराल तो काफी कम हो गया होगा, मनोबल गिर गया होगा उस समय सुरक्षा बलों का? सभी का, सभी पुलिस अफसर, सभी पैरामिलिट्री आर्मी, सभी को बहुत बुरा लगा, और बहुत सबके लिए एक बहुत ही एम्बेरसिंग सिचुएशन थी। डॉक्टर वैद, मैं इस समय भी देख रहा हूँ कि आप थोड़े भावुक हो रहे हैं। सबके लिए ये ऐसा ही एक्ट था जिस पर कंट्री को ब्लैकमेल किया गया, और ये ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। तो आपको आज भी ये पीड़ा है कि हम झुक गए, हमें झुकना नहीं चाहिए? हर अफसर और जवान के लिए ये बहुत एम्बेरसिंग मोमेंट थी। अच्छा डॉक्टर वैद, एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे मैं, जब जैसे कि आपने कहा कि आप कोटबलवाल जेल से फिर सीधा टेक्निकल एयरपोर्ट जम्मू की तरफ जा रहे थे, रास्ते में क्या उसने कोई प्रोवोकेटिव बात की, कुछ ऐसा कुछ? नहीं, कोई प्रोवोकेटिव बात नहीं, सिर्फ वो जब उसको पहनाने की कोशिश की मंकी कैप, तो वो तस्बीह फेर रहा था, तो कहने लगा जी मैं तस्बीह चला रहा हूँ, मेरा मुंह बंद नहीं करिए। तो मैंने कहा कि जो अंधा होता है वो खुदा का नाम नहीं ले सकता क्या तुम्हारा मतलब है कि अगर तुझे पहना दी जाएगी ये मंकी कैप, या तुम्हारी आंखें बंद कर दी जाए, मुंह बंद कर दिया जाए, तो तुम तस्बीह नहीं फेर सकते, खुदा को याद नहीं कर सकते। फिर वो चुप हो गए। कोई गाली गलोच, कुछ बदतमीजी? कोई गाली गलोच नहीं, कोई गाली। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती थी? बहुत स्टेयर करता था। मतलब ऐसा उसको, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको लगा कि वो, कि देखिए हमने आपकी पूरी सरकार को झुका दिया? हाँ, वो उसके भाव वैसे थे, पकड़ के बात कर रहा था। हाँ, उसको पता था, मुझे लगता कि मुझे लेके जा रहे। तो क्या जब ये IC-814 की हाईजैकिंग हुई, क्या मौलाना मसूद अजहर को ये बात पता लगी कि ऐसे हुआ, हाईजैकिंग हो रही, उसकी छुड़ाने की जो है मांग हो रही है? मुझे लगता है वो अवेयर था इस सारी प्रक्रिया से, कोई उसको इन्फॉर्म कर रहा था। क्या उसको रोज अखबार दिया जाता था पढ़ने के लिए? शायद देखता होगा कुछ, कोई उसका जरिया होगा, जिस तरह से उसको उसकी हाव भाव से लग रहा था कि उसको पता है। डॉक्टर एसपी वैद, एक आखिरी सवाल, जैसे कि आपने कहा कि कई प्रयास हुए मौलाना मसूद अजहर को कोटबलवाल जेल से भगाने के। एक प्रयास हुआ था, टनल खोदी गई थी, काफी लंबी टनल खोदी गई थी, उसमें ट्यूबलाइट थे, साजो सामान था। तो डॉक्टर एसपी वैद, मुझे एक चीज बताइए कि इतनी बड़ी जेल में इतनी बड़ी टनल खोदी जा रही है, मलबा निकल रहा है, तो आपको क्या लगता है कहीं ये अंदर के लोग भी कुछ मिली भगत थी? देखिए, ये ऐसे काम बिना मिली भगत के हो नहीं सकते। आप इंस्ट्रूमेंट कैसे गए अंदर?
मोबाइल अंदर कैसे जाते हैं? कुछ अफसर मिले हुए होंगे। ऑब्वियसली हम लोगों का करेक्टर है नहीं, हम पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, देश हो या सिक्योरिटी हो। हम सब इस देश में इतना खतरा पाकिस्तान और चाइना से नहीं जितना अपने लोगों से। तो बाद में ये जांच हुई कि ये कौन अफसर थे जिन्होंने मौलाना मसूद अजहर को सहायता पहुंचाई, उसको भगाने में उस सहायता की? मुझे उसकी नॉलेज नहीं, वो शायद जेल वाले अफसर्स जानते होंगे कि क्या हुआ उसका, मुझे मालूम नहीं। कुछ एक्शन हुई, कोई कार्रवाई हुई, कोई जांच बैठाई गई? ऑब्वियसली जांच बैठी होगी, उसका क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। कुछ पता नहीं लग पाया। तो यानी कि सिस्टम में ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं? बिल्कुल होते हैं। आपकी श्रीनगर सेंट्रल जेल से कई बार टेररिस्ट एक्शन डायरेक्ट किए जाते थे, तो आई थिंक फिर वो डायरेक्शन कैसे होती थी बहुत साल पहले, मैं आज की बात नहीं कर रहा, बहुत साल पहले पीक ऑफ मिलिटेंसी में श्रीनगर जेल कई बार हब होता था जहां से टेररिस्ट एक्ट एग्जीक्यूट करवाए जाते थे, और उसमें कैसे उनको सिम्स मिलते थे, कैसे वो कांटेक्ट करते थे अपने, ये सारी चीजें होती रही हैं। इसीलिए रिक्वायरमेंट है एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन की, इवन इन श्रीनगर लाइक कोट बलवाल जेल। तो डॉक्टर एसपी वैद, एक आखिरी सवाल मुझे ये बताइए कि आपका इतना बड़ा करियर रहा है पुलिस विभाग में, आप उच्च पदों पर रहे हैं कश्मीर घाटी में, जम्मू संभाग में, और आप जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक भी रहे, आप रिटायर हुए। आपके करियर का क्या ये सबसे मुश्किल समय था? मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट एम्बेरसिंग एंड मोस्ट क्या कहूं मैं इसको, लोएस्ट एब इन माय लाइफ। मतलब आपको आज भी पीड़ा होती है कि ऐसा? बिल्कुल होती, मेरे देश के लोगों के साथ उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हुई। डॉक्टर एसपी वैद, आप बहुत भावुक हो रहे हैं आज। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर एसपी वैद, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपने हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर एसपी वैद, जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व महानिदेशक। इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से आईसी 814 हाईजैकिंग कांड पर जो आतंकी घटना इतनी बड़ी हुई थी, उसको लेकर जो ये वेब सीरीज बनी है और उसमें जो पोर्ट्रेल हुआ है, ये बहुत ही गलत पोर्ट्रेल हुआ है। और इन्होंने सनसनीखेज बातें बताई हैं कि जब आईसी 814 की हाईजैकिंग हुई थी और जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो मांग रखी थी कि वो तीन खूंखार आतंकवादी जो हमारी जेलों में यहाँ बंद थे उनको छुड़वाने की मांग की, और फिर वो खूंखार आतंकवादी हमें छोड़ने पड़े, तो तब ये जम्मू के डीआईजी हुआ करते थे और इनको आदेश मिला था कि ये कोट बलवाल जेल जाएं और मौलाना मसूद अजहर को वहां से निकालें और जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंचाएं। तो इन्होंने अपनी पीड़ा जताई है और उन्होंने कहा है कि इनकी मनोस्थिति उस समय काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी और ये काफ़ी परेशान थे, और कई बार तो इनके मन में ये थॉट भी आया कि मौलाना मसूद अजहर को जाने ना दिया जाए, उसको मार दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।